हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम व्हाट्सएप में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका यूजी सेमेस्टर 4 का सेशन की बात करें 2023 से 27 सेशन में जो भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए लेकर के आए हैं VAC2। उनका एक पेपर होता है VAC2 जो कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। ये पूरा का पूरा पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन इसको हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी वाइज, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा, जिसकी वजह से आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि ये जो BSc 2 है, इसमें एक सब्जेक्ट पढ़ना है जिनका नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। क्या नाम है? हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। तो ध्यान रखिएगा, हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन का एक चैप्टर है जिनका नाम है स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडिया एंड झारखंड। क्या है? स्टेटस ऑफ हेल्थ इन इंडिया एंड झारखंड, यानी कि भारत में या झारखंड में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, भारत में तथा झारखंड में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। तो ये है लेक्चर नंबर 7 इस सब्जेक्ट का, और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्योरी। और आपको बता दूं कि इसके बाद जो 8वां लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 8, उसमें हम लोग इसी थ्योरी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। टॉप 25 या टॉप 30 क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं उसको हम लोग करने का प्रयास करेंगे। चलिए बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति, यानी कि भारत में, हमारे देश में, हमारे इंडिया में हेल्थ क्या क्या स्टेटस है, हेल्थ की, स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, इसको हम लोग कैसे समझते हैं। तो देखिए, किसी भी देश के हेल्थ स्थिति को कैसे हम लोग पता लगा सकते हैं। हम लोग किसी भी देश के या किसी भी राज्य के, किसी भी परिवार के, किसी भी क्षेत्र के बोलेंगे कि वहां का स्वास्थ्य का स्थिति कैसा है, हम लोग पता लगाएंगे कि वहां पर जो आदमी रहते हैं ना, मान के चले किसी देश के हेल्थ स्थिति का पता लगाना चाहते हैं, हेल्थ स्टेटस का पता लगाना चाहते हैं, तो उस देश के लोग जो रहते हैं उन लोगों को क्या टाइम पे दवाइयां उपलब्ध हो पाती है, सस्ते दामों में दवाइयां उपलब्ध हो पाती है, सस्ते दामों में इलाज उपलब्ध हो पाते हैं, टाइम पे वो हॉस्पिटल पहुंच पाते हैं, हॉस्पिटल उनके आसपास में मौजूद है या नहीं है, उन हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स मौजूद है या नहीं है, यानी कि पूरी तरह से उन लोगों का स्थिति कैसा है, उन लोगों का जीने का स्तर कैसा है, इसको देख करके हम लोग बताते हैं कि उस देश का स्वास्थ्य स्थिति कैसा है। जैसे अभी इंडिया की बात करेंगे तो उतना अच्छा हेल्थ का कंडीशन नहीं है, ठीक है। जैसे मान के चलिए कोई बीमारी हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, इलाज इतना महंगा है कि हम लोग टेस्टिंग फेस्टिंग को अवॉइड कर देते हैं। वही अमेरिका चले जाइए, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर टेस्टिंग वगैरह करते हैं, तो वो लोग जो है बीमार कम पड़ते हैं, क्योंकि पहले ही उन लोगों को पता चल जाता है कि मुझे ये बीमारी होने वाला है। बात समझे कि नहीं समझे? तो इसी चीज को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्वास्थ्य की स्थिति का अर्थ है कि किसी देश के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, यानी कि स्वास्थ्य की स्थिति का मतलब क्या हुआ कि वहां के लोगों का रहन सहन कैसा है, वहां के लोगों का जीवन स्तर कैसा है, वहां के लोगों का स्वास्थ्य का स्तर कैसा है, यानी वहां के लोगों का स्वास्थ्य कैसा है, इससे डिसाइड करेंगे कि उस देश का स्वास्थ्य स्थिति कैसा है। बात समझे? अगर झारखंड का स्वास्थ्य स्थिति डिसाइड करना है तो झारखंड के लोगों की स्वास्थ्य का स्थिति कैसा है। समझिए, भारत एक क्या है, विशाल विकासशील देश है। भारत आपको पता है एक बहुत बड़ा विकासशील देश है, डेवलपिंग नेशन है। डेवलपिंग नेशन यानी विकासशील देश उस देश को कहते हैं जो अभी तरक्की की ओर बढ़ रहा है, तरक्की किया नहीं है, वो तरक्की की ओर बढ़ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं विकासशील देश। और जो देश ऑलरेडी तरक्की कर चुका है उसको हम लोग कहते हैं डेवलप्ड नेशन। जैसे कि अमेरिका, चाइना, ये क्या है, डेवलप्ड नेशन है, मतलब वो तरक्की ऑलरेडी कर चुका है। जबकि हम लोग भारत अभी तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़ रहा है, तो हम लोग क्या है, विकासशील देश है, डेवलपिंग नेशन है। याद रखिए, जहां स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हो रहा है, दिन प्रतिदिन जो है यहाँ पर नए नए तरीके जो है डेवलप किए जा रहे हैं, लेकिन चुनौतियां अभी भी बहुत बड़ी है, यानी कि यहाँ पर अभी बहुत सारी रुकावटें हैं जो हमारे देश के हेल्थ स्टैंडर्ड को अभी सुधारने में बहुत सारी चुनौतियां बन रही है। जैसे डॉक्टर्स की अभी भी कमी है, हॉस्पिटल्स की अभी भी कमी है, रोड्स की कमी है जिस वजह से जो है टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है, जागरूकता की कमी है जिस वजह से लोग जो है समय पे इलाज नहीं करा पाते हैं, बीमारी को सीरियसनेस नहीं लेते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? ये चीजें आपको खास करके कोरोना के टाइम पे देखने के लिए मिला होगा। चलिए आप देखिएगा यहाँ पर कि भारत की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं क्या क्या है, यानी मेजर हेल्थ इशू क्या क्या है भारत में। भारत में स्वास्थ्य की कौन कौन सी समस्या जो है देखने के लिए आपको ज्यादातर मिलती है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे बड़ी जो स्वास्थ्य की समस्याएं देखने के लिए हमें मिलती है, और वो है हमारा
कुपोषण। क्या है? पहला है कुपोषण, याद रखिएगा। तो कुपोषण जो है, ये आपको पता है कुपोषण किसको कहते हैं? देखे होंगे कि किसी व्यक्ति का शरीर सूख करके काटा हो जाता है, पूरा पतला, बत्ती दिखने लगता है, हड्डी उड्डी दिखने लगता है, नस, ये हड्डी दिखने लगता है कि उसके शरीर में चमड़ा है ही नहीं, स्किन है ही नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? तो उसको पूरा सूख के ऐसे काटा बन जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कुपोषण। ये जनरली होता है कि खून की अगर शरीर में कमी हो जाए, आयरन की कमी हो जाए, खून की कमी हो जाए, तो कहने का मतलब है वो व्यक्ति जो है कुपोषित हो जाता है, उसके शरीर में दम नहीं रहता है। बात समझे कि नहीं समझे? बड़ी संख्या में बच्चे और महिलाएं जिनको की एनीमिया बीमारी हो जाते हैं, यानी कि खून की अगर कमी हो जाती है, तो वो क्या होते हैं? इससे प्रभावित होते हैं तथा उनका जो विकास है वो रुक जाता है। बात समझे? उनकी जो डेवलप्ड विकास है, वो जो बढ़ना चाहता है, वो जो उसका शरीर हेल्दी होना चाहता है, वो चीजें नहीं हो पाता है, उनका विकास रुक जाता है, कोई हाइट में छोटा हो जाता है, कोई मोटा नहीं पाता है। तो ये सभी चीजें जो है खून की कमी के कारण होता है। बात समझे कि नहीं समझे? जनरली ये चीजें बच्चों में देखने के लिए मिलती है। वो बच्चे जो गरीब है, जिसको खाना नसीब नहीं होता है, तो उसके शरीर में ब्लड उतना नहीं बनते हैं। तो जब ब्लड नहीं बनेंगे तो वो कुपोषण के शिकार, भूख के कारण ही कुपोषण के शिकार होते हैं, खून की कमी होती है तो कुपोषित हो जाते हैं। महिलाएं जो है ज्यादातर जो है उनका ब्लीडिंग हो जाने की वजह से, चाहे वो प्रसव पीड़ा के दौरान हो, चाहे वो माहवारी के दौरान हो, जिस भी दौरान जो है, कहने का मतलब है उसका ब्लड बहुत ज्यादा बह जाने के बाद जो है उनके शरीर में जो है एनीमिया जैसी बीमारी हो जाती है और धीरे धीरे वो जो है कुपोषण के शिकार हो जाती है। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं, जो भारत में दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है संक्रामक रोग। क्या है? कम्युनिकेबल डिजीज, यानी संक्रामक रोग। संक्रामक रोग में कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे टीबी हो गया, जैसे मलेरिया हो गया, जैसे डेंगू हो गया। ये सभी बीमारियां जो है संक्रामक रोग है, जो कि फैलते हैं, एक दूसरे के शरीर से फैलते हैं। इसको बोलते हैं संक्रामक रोग। तो ये जो एक दूसरे के शरीर से जो फैलने वाले रोग है, ये भारत में बहुत ज्यादा मात्रा में अभी भी पाए जाते हैं। आज भी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जो है ये बीमारी क्या है? टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, ये बीमारी आम बात है। और डेंगू जो है आपका प्लेटलेट्स घटा देता है, डब्ल्यूबीसी को कम कर देता है, हालत आपका खराब कर देगा। मलेरिया भी वही है, हालत खराब कर देगा। टीबी तो समझिएगा आपका हड्डी गला देगा। तो कहने का मतलब है ये संक्रामक रोग अभी भी भारत में पाए जाते हैं। चलिए तीसरा जो प्रमुख समस्या भारत में है वो है गैर संक्रामक रोग, यानी कि ऐसा रोग जो संक्रामक नहीं है, यानी कि पर्सन टू पर्सन फैलने वाला नहीं है, फिर भी वो भी बीमारी यहाँ पर देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में एनसीडीज बोलते हैं, यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। चलिए बदलती जीवन शैली के कारण डायबिटीज, जिसको हम लोग मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, सुनते हैं ना, हर 10 पेशेंट में से 2-3 पेशेंट आपको डायबिटीज का शिकार दिख जाएगा। हर बुजुर्ग 10 बुजुर्ग में से 9 बुजुर्ग या 8 बुजुर्ग आपको डायबिटीज यानी मधुमेह का शिकार हो जाएगा, शुगर का शिकार हो जाएगा। तो ये सभी बीमारियां जो है, जो एक दूसरे से फैलते नहीं है, ये संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन फिर भी हर दूसरे पर्सन को आपको ये बीमारी देखने के लिए मिलता है। हर दूसरे बुजुर्ग को आपको ये बीमारी देखने के लिए मिलता है। हमको तो शुगर हो गया, हमको ये खाना मना किया। बात समझे कि नहीं समझे? डायबिटीज, मधुमेह या शुगर जो है, या हृदय से रिलेटेड रोग, हम लोग ज्यादा तेल खाने की वजह से हृदय से रिलेटेड रोग या कैंसर के मामले जो है ये तेजी से बढ़ रहे हैं। ये सभी जो बीमारी है, जैसे कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, मधुमेह, डायबिटीज हो गया, ये सभी बीमारियां जो है एक दूसरे से नहीं फैलते हैं। ये जो है पर्सन टू पर्सन नहीं फैलते हैं, मतलब ये संक्रामक रोग नहीं है। फिर भी जो है हमारे भारत में जो है ये बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। ये बीमारी बहुत ज्यादा लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। चौथा है स्वच्छता की कमी, यानी कि भारत में जो है स्वच्छता की कमी तो आपको देखने के लिए ही मिलेंगे, जैसे कि खुले में कचरा, जहां मन तहां कचरा फेंका रहता है, दूषित पानी, कई संक्रामक बीमारियों की जड़ है, यानी कि खुले में जो हम लोग कचरा उचरा फेंक देते हैं, या जो पानी जमा रहता है, दूषित पानी, गंदे पानी जो है जमा रहते हैं किसी तालाब में या किसी जगह पर आपके घर के आसपास, उनसे जो है बहुत सारी संक्रामक बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सभी बीमारियां उनसे फैलते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीजें हमारे भारत की जो है कमजोरी है अभी भी। और पांचवा चीज है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि भी भारत की बहुत बड़ी कमजोरी है। इस वजह से भी जो है हमारा स्वास्थ्य समस्याएं जो है देखने के लिए मिलता है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण मौजूदा अस्पतालों और डॉक्टरों पर क्या है? भारी दबाव है। यानी कि सोच के देखिए कि जितने यहाँ पर हॉस्पिटल अवेलेबल जो है जितना है, मान के चलिए, लेकिन आबादी ही इतनी तेजी से यहाँ पर बढ़ रही है कि वो हॉस्पिटल भी कम हो जा रहे हैं, वो डॉक्टर्स भी कम पड़ जा रहे हैं। दिन प्रतिदिन डॉक्टर्स की वैकेंसी निकल रही है, दिन प्रतिदिन नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, फिर भी जो है उसकी संख्या लगातार जो है
कमी देखने के लिए मिलते हैं। हर हॉस्पिटल में लंबा-लंबा लाइन लगा हुआ रहता है। तो ये क्यों हो रहा है? ये जो है जनसंख्या वृद्धि के कारण होता है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि के कारण आपको देखने के लिए मिलता है। तो ये भी एक समस्या है। ओवरऑल हमने देखा अभी कि हमारे भारत में स्वास्थ्य से रिलेटेड 5 समस्याएँ हैं। क्या-क्या? पहला कुपोषण, ठीक है? यहाँ पर भूखमरी भी बहुत ज़्यादा है जिस वजह से कुपोषण देखने के लिए मिलता है। दूसरा संक्रामक रोग जो है जो फैलता है, एक-दूसरे से फैलता है जैसे कोरोना, तो ये सभी बीमारियाँ यहाँ देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। तीसरा जो है गैर संक्रामक रोग जैसे मधुमेह हो गया, कैंसर हो गया, हृदय रोग हो गया, जैसे हार्ट बोलते हैं ना स्ट्रोक वगैरह, ये सभी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलता है। स्वच्छता की कमी तो आपको देखने के लिए मिलेगा, जिधर देखो इंडिया एकदम कूड़ा कचरा फैला हुआ है। और 5वां जो है जनसंख्या वृद्धि बहुत बड़ा समस्या देखने के लिए मिलता है। ठीक है? स्वच्छता की इतनी कमी के बावजूद आजकल एक ट्रेंड चल रहा है, सूअर पालने का ट्रेंड चल रहा है, जबकि आपको पता है कि सूअर जो है वो गंदगी में रहता है, लेकिन वो पालने का भी ट्रेंड चल रहा है, खास करके दिल्ली वाले क्षेत्र में आपको न्यूज़-व्यूज़ में मिल जाएगा। क्या फालतू यहाँ के आदमी सब क्या करना चाह रहा है पता नहीं। जो चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए पढ़ाई-लिखाई पे उस पे तो ध्यान देंगे नहीं, ये कुत्ता पालेंगे, बिल्ली पालेंगे, सूअर पालेंगे, यही सब चीज़ में उलझे रहेंगे, डेवलप्ड खाक करेंगे। चलिए ठीक है, खैर इन सब बातों पे हमें ध्यान नहीं देना है। आप जब पढ़ लिख के अच्छे नागरिक बन जाए तो ध्यान दीजिएगा। चलिए, भारत में स्वास्थ्य के सूचक यानी कि हेल्थ को हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, हेल्थ इंडिकेटर्स इन इंडिया यानी कि हेल्थ को हम लोग कैसे देखते हैं, हेल्थ को हम लोग जो है इसमें कहने का मतलब है कैसे पता करें कि हम जो है प्रगति पे हैं, हम तरक्की कर रहे हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसे पता करें? ठीक है, कुछ तो होना चाहिए ना कि हम लोग बोलते हैं ना हमारा स्वास्थ्य ठीक हो रहा है, तो कैसे पता करें? तो इन चीज़ों को हम लोग भारत में कैसे देखते हैं? इन सूचकों से पता चलता है कि देश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितनी प्रगति की है। तो हम यहाँ पर देखेंगे मेनली जो है 3 चीज़ें देखेंगे। पहला हम लोग देखते हैं जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जो एवरेज जीने का लोगों के जो एवरेज जीने का उम्र है, उसमें सुधार हो रहा है। पहले लोग जो है 65 साल जीते थे, अभी लोग जो है 70 साल जी रहे हैं। तो ये देख रहे हैं ना कि तरक्की धीरे-धीरे हो रहा है। इसका मतलब क्या है? हेल्थ के क्षेत्र में सुधार हो रहा है, तभी तो हम लोगों का लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गया है। ठीक है, बात समझे? जीवन जीने की जो प्रत्याशा है वो बढ़ गया है, यानी उम्र लंबी हो गई जिसको हम लोग बोलते हैं। जापान वगैरह में 80-85 साल एवरेज उम्र है जीने का। बूढ़े-बूढ़े हो जा रहे हैं तब जीते हैं। हम लोग यहाँ तो 70-72 जो है बहुत ज़्यादा बुजुर्ग हो जाते हैं यहाँ पर, याद रखिएगा। तो जीवन प्रत्याशा यानी कि भारत में औसत आयु में क्या हुआ है? सुधार हुआ है काफ़ी हद तक और अब यह लगभग 70 वर्ष के करीब पहुँच गई है, यानी कि भारत के जो एवरेज आयु है जीने का वो कितना है? 70 वर्ष है। दूसरा है यहाँ पर शिशु मृत्यु दर में देख करके बता सकते हैं। शिशु मृत्यु दर यानी कि आईएमआर को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा तरक्की होते जा रहा है धीरे-धीरे दिन प्रतिदिन। जैसे पहले क्या होता था, बच्चे के जन्म होने के बाद ही वो बच्चा फौरन मर जाता था क्योंकि हॉस्पिटल की कमी थी, सुविधाएँ नहीं थी, लोग जागरूक नहीं थे, तो बच्चे क्या होते थे मान के चलिए पैदा होते ही वो डेथ कर जाते थे। तो वो चीज़ों में भी कमी देखने के लिए अब हमारे भारत में मिलती है। यानी कि जन्म के समय की जो मृत्यु दर थी, बच्चों की जो मृत्यु दर थी, उसमें भी कमी आई है, जो बेहतर प्रसव सेवाओं का संकेत है, यानी कि बेहतर हॉस्पिटल का संकेत है। और ये इसका भी संकेत है कि महिलाओं का जो है डिलीवरी वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, जिस वजह से वो बच्चे जो है बच जा रहे हैं। बात समझे कि नहीं समझे? तीसरा तरीका है देखने का कि मातृ मृत्यु दर। पहले क्या होता था जब प्रसव पीड़ा के दौरान जब डिलीवरी होती थी महिलाओं को, तो उस दौरान या तो बच्चे डेथ कर जाते थे या तो आधे से अधिक महिलाएं डेथ कर जाती थी। सोच के देखिए, आधे से अधिक महिलाएं जो है प्रसव पीड़ा के दौरान डेथ कर जाती थी, जो कि अभी देखने के लिए कम मिलता है। तो ये है बेहतर इलाज धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रहा है, इसका निशानी है। यानी कि प्रसव के दौरान महिलाओं की जो मृत्यु दर है, उसमें भी गिरावट दर्ज की गई है, उसमें भी कमी हुआ है कि अब जो है बहुत कम महिलाएँ जो है डिलीवरी के दौरान डेथ करती है या बहुत कम बच्चे डिलीवरी के दौरान डेथ करते हैं। इन सभी चीज़ों को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि हमारे भारत में जो है धीरे-धीरे स्वास्थ्य के क्षेत्र में तरक्की कर रहा है। चलिए अब आते हैं सरकारी पहल यानी सरकार क्या कर रही है? क्या सरकार हाथ पे हाथ धरे है? नहीं, उन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि सरकार हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या-क्या कर रही है, यानी कि गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या-क्या लिया है। तो भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को हर नागरिकों तक पहुँचाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, यानी कि सरकार ने एनएचएम चलाया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन चलाया है, जिसका उद्देश्य है कि ग्रामीण एरिया हो चाहे शहरी एरिया हो, दोनों क्षेत्र में सस्ते और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान
किया जा सके, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, वहां पर इलाज जो है सस्ते उपलब्ध हो, इलाज जो है अच्छा इलाज सस्ते दामों में उपलब्ध हो, ये चीजों पर फोकस कर रही है सरकार। और इसी के तहत जो है बहुत सारी दवाइयां जो है वो खुद इंडियन गवर्नमेंट की कंपनी बनाती है, जिससे वो दवाइयां सस्ती हो जाती है, इससे इलाज भी सस्ते होते हैं। तो याद रखिए, और भी बहुत सारी चीजें फंडिंग देते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को गवर्नमेंट, सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। दूसरा है आयुष्मान भारत कार्ड योजना। आयुष्मान भारत कार्ड योजना जो है ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत सरकार की। तो इसके तहत कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस की सबसे बड़ी अभी जो सबसे बड़ी कंपनी, सबसे बड़ी योजना जो है कौन सा है, वो है आयुष्मान भारत योजना। दुनिया में सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस की योजना है, जो गरीबों को क्या करती है, गरीब परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रोवाइड करती है। कितने? 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये चीजें आयुष्मान भारत कार्ड योजना। चलिए, तीसरा है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष क्या करता था? तो मिशन इंद्रधनुष जो है बच्चों, छोटे छोटे जो बच्चों हैं वो और गर्भवती महिलाओं का क्या करता था? टीकाकरण किया जाता है। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, नवजात शिशु है, जो जन्म लेने के 3 साल के अंदर में है, उनका टीकाकरण किया जाता है। देखे होंगे कि गांव में घूम घूम के जो है आशा दीदी जो है क्या करते हैं, उनका टीकाकरण करते हैं। तो जब उनका टीकाकरण किया जाता है तो वो जो है, जैसे उनको बहुत सारी संक्रामक बीमारियां नहीं होती है, जैसे पोलियो हो गया और भी बहुत सारी बीमारियां उनको नहीं होती है, तो उन चीजों का टीका लगाया जाता है। ठीक है, और उसी तरह से गर्भवती महिलाओं को भी टीका लगाया जाता है कि जब वो गर्भवती रहती है, प्रेग्नेंट रहती है, तो उस दौरान जो है महिलाओं को जो उस दौरान बीमारियां हो सकती है, होने के चांसेस है, उससे बचने के लिए जो है उन महिलाओं को टीका लगाया जाता है, जिससे हेल्थ में इंप्रूवमेंट होती है। तो मिशन इंद्रधनुष जो है ये बच्चों और महिलाओं के टीकाकरण से संबंधित चलाया गया सरकार द्वारा अभियान है। चौथा देखिएगा, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान क्या कर रहा है? स्वच्छता के क्षेत्र में सुधार करके बीमारियों को फैलने से रोका जाता है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है साफ सफाई पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, जिसकी मान के चलिए आधी साफ सफाई ही तो आधी बीमारी का जड़ है। साफ सफाई रहिएगा तो आधा बीमारी वैसे ही खत्म है, साफ सफाई नहीं रखिएगा तो समझिए आधा बीमार तो उसी के कारण हो गए। बात समझे? तो ये सभी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स थी। अब हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है। हमारे झारखंड, हमारे प्यारे झारखंड में स्वास्थ्य की यानी हेल्थ का क्या स्टेटस है, इसको पढ़ेंगे कि झारखंड एक विकासशील राज्य है, यानी कि झारखंड भी जो है तरक्की पे चल रहा है। झारखंड भी तरक्की पे चल रहा है। झारखंड भी क्या है? विकासशील डेवलपिंग स्टेट है। ये भी अभी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। तरक्की किया नहीं है कंप्लीट, ये तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। जहां एक बड़ी आबादी ग्रामीण एरिया में निवास करती है, जहां पर जो है एक बड़ी आबादी ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में निवास करती है, आदिवासी लोग हैं यहाँ पर। ज्यादातर आबादी देखने के लिए आपको आदिवासी मिलेंगे, और जो आदिवासी नहीं है वो भी आपको ज्यादातर आबादी गांव में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। राज्य में जो है स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार हो रहा है, तरह तरह के हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, डॉक्टर्स हायर किए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी कई दुर्गम, यानी कि दुर्गम क्षेत्र, जो कि जहां तक जो है सरकारी सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही है, वहां पर सरकारी सुविधाएं पहुंचाना, वहां पर हॉस्पिटल खोलना सरकार के लिए अभी भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। बात समझे? झारखंड में कई ऐसे क्षेत्र है जहां पर जो है ना हॉस्पिटल की सुविधा है, ना रोड है, यानी एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है। तो उन क्षेत्रों को लेकर के जो है झारखंड सरकार को अभी सोचने की जरूरत है। चलिए, अब हम लोग देख लेते हैं कि झारखंड की प्रमुख स्वास्थ्य समस्याएं क्या है। झारखंड में क्या क्या प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। यहाँ भी वही होगा जो भारत में होगा, जैसे कि कुपोषण। कुपोषण यहाँ भी देखने के लिए मिलता है। भुखमरी यहाँ भी है, विशेषकर जनजातीय बच्चे जो है या महिलाएं हैं, उनको एनीमिया यानी कि खून की कमी होती है, और जो है इसका कुपोषण दर जो है भारत की कुपोषण दर से भी अधिक है। यानी कि भारत में जितना कुपोषण की स्थिति बुरी है, उससे भी बुरी स्थिति कहाँ है? कुपोषण की स्थिति झारखंड में है। झारखंड में खास करके जो जनजातीय आदिवासी समूह के जो बच्चे हैं या उनकी महिलाएं हैं, उनको एनीमिया की बीमारी देखने के लिए बहुत ज्यादा मिलती है, यानी कि खून की कमी उनको देखने के लिए बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलती है। दूसरा जो झारखंड का मेजर प्रॉब्लम है वो गरीबी है। झारखंड के लोगों का जो मेजर प्रॉब्लम है स्वास्थ्य को लेकर के, वो गरीबी है। गरीबी से स्वास्थ्य कैसे प्रभावित होता है? तो गरीबी के कारण लोग जो है प्राइवेट हॉस्पिटल यानी निजी अस्पताल में इलाज नहीं करा पाते हैं, वहां के खर्च नहीं उठा सकते हैं, जिस वजह से उन्हें
सरकारी सुविधाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। याद रखिएगा, गरीबी जो है, गरीबी के कारण निजी हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा पाते हैं, जिस वजह से उन्हें सरकारी सुविधाएं पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और सरकारी सुविधा तो क्या बोला जाए, सरकारी सुविधा झारखंड हो चाहे बिहार, अभी भी बहुत बद से बदतर कंडीशन है। लोग सरकारी हॉस्पिटल जाना नहीं चाहते हैं, बात समझे। सिर्फ कुछ एम्स को छोड़ दिया जाए तो हर हॉस्पिटल का एक बुरी स्थिति, बुरा से बुरा स्थिति है, बात समझे। तो सरकारी सुविधाओं में जो है निर्भर रहते हैं, इस वजह से जो है गरीबी भी झारखंड में स्वास्थ्य की प्रमुख समस्याओं में से एक है। तीसरा जो है संक्रामक रोग जो पर्सन टू पर्सन फैलते हैं, यानी एक दूसरे से जो फैलने वाली बीमारी है, जैसे कि मलेरिया हो गया, काला जर हो गया, जल जनित बीमारी यानी कि जैसे कि पानी के गंदे पानी से जो फैलते हैं, जैसे कि दस्त हो गया, ठीक है, डायरिया जिसको बोलते हैं, डायरिया हो गया, दस्त हो गया, ये एक ही बीमारी है। यहाँ के ग्रामीण इलाकों में आम बात है, यानी कि झारखंड के ग्रामीण इलाकों में अभी भी मलेरिया के केसेस आते हैं, काला जर होते हैं, जल जनित बीमारी जैसे कि डायरिया जिसको दस्त बोलते हैं, ये सभी बीमारियां देखने के लिए आपको मिलते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। चौथा देखिएगा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी। अभी भी झारखंड के हॉस्पिटल्स में आपको डॉक्टर, नर्स की कमी देखने के लिए मिलेंगे। ज्यादातर विशेषकर जो है सुदूर पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में जो है एक बड़ी बाधा है, यानी कि जो जंगली इलाका है, झारखंड में बहुत ज्यादा जंगली इलाका है, पहाड़ी क्षेत्र है, वहां पर अभी भी हॉस्पिटल्स तो देखने के लिए मिलेंगे, कहीं कहीं तो हॉस्पिटल्स भी देखने के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हॉस्पिटल्स देखने के लिए मिल भी गए तो वहां पर आपको डॉक्टर्स या नर्स की कमी देखने के लिए मिलेंगे। पांचवा जो है झारखंड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्वच्छता और शुद्ध पानी। झारखंड में कई गांवों में अभी भी शुद्ध पेयजल की कमी है, जिससे क्या होते हैं, पानी पीने की समस्याएं, देखिए आपको कैसे बीमार करती है। पानी पीने की अगर समस्याएं हैं तो लोग नदी तालाब दूर दूर जाते हैं, नदी तालाब से पानी लाते हैं, और नदी तालाब का पानी जो है वो संक्रमित अगर हो जाए तो उससे बीमारियां बहुत ही जल्दी फैल जाती है। तो ये ध्यान रखिएगा, झारखंड के अभी भी ये सभी प्रॉब्लम देखने के लिए आपको मिलते हैं। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि झारखंड में क्या क्या सुविधाएं दी जा रही है झारखंड सरकार द्वारा, झारखंड सरकार द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहा है, जैसा कि हमने भारत सरकार द्वारा देखा था, उसी तरह से झारखंड सरकार का हम लोग देखेंगे कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर यहाँ जो है स्थिति सुधारने में कई प्रोग्राम चला रहे हैं, जैसे कि टीकाकरण कार्यक्रम, मिशन इंद्रधनुष। आपको बताए थे ना कि नवजात शिशु जो होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं या गर्भवती महिलाएं हैं, उनको टीकाकरण किया जाता है गांवों में घूम घूम करके मिशन इंद्रधनुष के द्वारा। तो ये राज्य सरकार भी इसको प्रमोट करती है कि ये केंद्र सरकार की योजना भले है, इसमें मैं भी अपनी सहायता देता हूं और चलो बहुत बड़े मात्रा में जो है इसको झारखंड में लागू किया जाए। तो मिशन इंद्रधनुष के तहत जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के दूर दराज के गांवों में बच्चों का या महिलाओं का क्या करते हैं, पूर्ण टीकाकरण सुनिश्चित किया जाता है, यानी कि टीकाकरण किया जाता है, फ्री में टीकाकरण, फ्री में वैक्सीनेशन किया जाता है, जैसे कि पोलियो के खुराक पिलाए जाते हैं, बहुत सारी बीमारियों के टीका लगाए जाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, बहुत सारी बीमारियों के टीका लगाए जाते हैं गर्भवती महिलाओं को। चलिए दूसरा देखेगा, यहाँ पर एक प्रोग्राम चलता है जिसको बोलते हैं सहिया कार्यक्रम। सहिया कार्यक्रम क्या होता है, जैसे कि हम लोग जिसको बोलते हैं ना आशा वर्कर, आशा वर्कर जिसको बोलते हैं ना, उसी का झारखंड में नाम चेंज करके कर दिया गया है सहिया कार्यक्रम। तो जिसको हम लोग आशा बोलते हैं ना, उसी को वहां पर झारखंड में बोला जाता है सहिया। तो सहिया कार्यक्रम, झारखंड में जो सहिया कार्यक्रम है जिसको हम लोग आशा वर्कर बोलते हैं, ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बनी हुई है, जो प्रसव या प्राथमिक उपचार में मदद करती है, यानी कि किसी महिलाओं को जब प्रसव पीड़ा होता है, डिलीवरी का टाइम होता है, तो वही सहिया जो है उसकी मदद करते हैं, हॉस्पिटल तक ले करके जाते हैं, उसको सही हॉस्पिटल तक ले जाते हैं, हॉस्पिटल में सही से उसका इलाज करवाते हैं, या जो है मान के चलिए किसी लोगों का फर्स्ट एड होना है, प्राथमिक उपचार होना है, बेसिक सुविधा उसको मिलनी है, तो वो सहिया जो है उसको उपलब्ध कराते हैं, हॉस्पिटल तक लेकर के जाते हैं, उसको तरह तरह के लालच दिए जाते हैं ताकि वो महिलाएं जो है हॉस्पिटल तक पहुंचे। बात समझे। तीसरा देखिएगा मोबाइल मेडिकल यूनिट, यानी कि गाड़ी में रख करके जो है एक तरह का जो है मेडिकल घुमाना, गांव गांव या शहर जो है जहां पर दवाएं उपलब्ध नहीं होती है, जहां पर जो है फैसिलिटीज नहीं है, वहां पर क्या करते हैं, वैन में, गाड़ी में पूरा मेडिकल स्टोर को भर लिया जाता है, उसी में डॉक्टर रहता है, हर तरह की सुविधाएं उसी गाड़ी में रहते हैं, और उसको अलग अलग गांवों में जाकर के जो है उससे इलाज किया जाता है, उससे स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाती है। तो इसको बोलते हैं मोबाइल मेडिकल यूनिट, MMU। ठीक है। तो दुर्गम क्षेत्रों में जहां पर जो है पहुंच नहीं है, जहां के लोग जागरूक नहीं है, दुर्गम क्षेत्रों में क्या करते हैं, मोबाइल वैन यानी कि चलने वाली गाड़ी, जो गाड़ी चल सकती है, उस गाड़ी में जो है पूरे मेडिकल को पूरे
हॉस्पिटल को सेट कर दिया जाता है, उसी में डॉक्टर्स रहते हैं, उसी में सभी दवाएँ रहती है, तो वहाँ उसके ज़रिए जो है स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचाई जा रही है। अब देखिएगा स्वास्थ्य सुधार का महत्व, यानी कि हमारे जीवन पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है कि अगर स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हो जाए, तो हमारे जीवन पर क्या असर पड़ेगा? खास करके झारखंड से रिलेटेड देखेंगे कि यदि झारखंड में स्वास्थ्य स्तर सुधरता है, यदि झारखंड में स्वास्थ्य की स्थिति ठीक होती है, तो इससे बहुत सारी समस्याएँ जो है, इससे बहुत सारी रिज़ल्ट जो है हम लोगों को मिलेंगे। जैसे कि जीवन की बेहतर गुणवत्ता, यानी हमारे जो जीवन का जीने का जो तरीका है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, उसमें भी आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेंगे। यानी कि हमें जो है जीवन जीने का कहने का मतलब है मजा आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। लोग स्वस्थ रहेंगे तो उनकी आयु बढ़ेगी, वे जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, उनके पैसे कम खर्च होंगे, वे एक खुशहाल जीवन जी सकेंगे, अपने परिवार के साथ अच्छे से रह सकेंगे। तो ये जो है अगर हमारे झारखंड में स्वास्थ्य में सुधार होती है, तो ये सभी सुविधाएँ हम लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। दूसरा देखेंगे उत्पादकता में वृद्धि, यानी कि स्वस्थ नागरिक काम करने में अधिक सक्षम होते हैं, यानी कि एक स्वस्थ व्यक्ति, तंदुरुस्त व्यक्ति जो है वो अच्छे तरीके से काम करते हैं, वहीं एक बीमार रहेगा तो उतना अच्छा से इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगा। इसीलिए बोलते हैं ना एक स्वस्थ व्यक्ति जो है अच्छे काम करेंगे, जैसे कि कृषि हो गया, कोई फैक्ट्री उद्योग में हो गया, तो उनमें जो है अच्छे वो काम करेंगे तो उद्योग को भी लाभ होगा, उस आदमी को भी लाभ होगा और इससे हमारे देश को भी लाभ होगा कि उत्पादकता में वृद्धि होगी, यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। याद रखिएगा। तीसरा देखिएगा आर्थिक विकास, जब बीमारियां होने पर खर्च होगा तो परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, जो पूरे राज्य की तरक्की में योगदान देगी। यानी कि सोच के देखिए कि जब बीमारियां ही कम हो जाएगी, लोग कम बीमार पड़ेंगे तो डॉक्टर्स को कम पैसा देंगे, कम खर्च होगी मेडिकल्स में, तो कम खर्च होगी तो वो परिवार क्या होगा, वो परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी और जब उस परिवार की आर्थिक स्थिति सुधरेगी वे अच्छे-अच्छे काम कर पाएंगे। जब वे अच्छे काम कर पाएंगे तो पैसा जो है कहीं न कहीं इनडायरेक्टली राज्य सरकार को जाएगा और इससे जो है हमारा राज्य झारखंड का जो है डेवलपमेंट होगा। तो दोस्तों ये था थ्योरी आज का लेक्चर का। हम लोगों ने इसको बहुत बेहतरीन अंदाज में समझा है और नेक्स्ट लेक्चर यानी 8वां लेक्चर जो आने वाला है वो होगा पूरा ऑब्जेक्टिव। इसी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग 8वें लेक्चर में करेंगे। याद रखिएगा ये जो मेरा पढ़ाने का तरीका है ये सबसे आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और नेक्स्ट वीडियो देखना ना भूलें।